जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक शब्द है। मनोवैज्ञानिक शब्द का अर्थ है कि उपयोगिता हमारे मन या भावनाओं पर निर्भर करती हैं। उपयोगिता को केवल अनुभव किया जा सकता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। उपयोगिता को हम देख नहीं सकते क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है, केवल इसे हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है कि उपयोगिता व्यक्तिगत विशेषता है। व्यक्तिगत विशेषता का अर्थ है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। जैसे कि एक बच्चे को गुलाबी शर्ट पसंद है, दूसरे को पसंद ना हो। इच्छा, स्वाद, फैशन, पर्यावरण, सभी परिस्थितियां हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती। किसी को फैशन पसंद है, किसी को नहीं पसंद। तो उपयोगिता क्या है? व्यक्तिगत विशेषता। हर व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि जब आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, तो आपको पहली रोटी आपने मान लीजिए 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो पहली रोटी आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन आपने अभी अभी खाना खाया है तो आपको रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। यानी जब आवश्यकता तीव्र है तो उपयोगिता अधिक मिल रही है, आवश्यकता कम तीव्र है तो उपयोगिता कम मिल रही है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, गणना यानी यदि एक व्यक्ति उपयोगिता को रुपए में या यूटिल्स में नाप सकता है, यानी इस गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण वाले अर्थशास्त्री क्या कहते थे कि जो उपयोगिता है उसे हम यूटिल्स में या मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसने दिया? प्रोफेसर मार्शल ने। उन्होंने कहा कि मुद्रा को हम, किसी भी वस्तु की उपयोगिता को हम मुद्रा रूपी पैमाने में माप सकते हैं। वस्तु के लिए जो व्यक्ति जितनी कीमत देने तैयार होता है उसके लिए उसकी उपयोगिता उतनी अधिक होती है। ये कहते हैं कि उपयोगिता को हम 1, 2, 3 नंबर में भी नाप सकते हैं, यानी जितने पैसे देंगे उतनी उपयोगिता अधिक है। जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु के लिए एक व्यक्ति 5 रुपये देता है और दूसरा व्यक्ति 10 रुपये देता है, तो हम क्या कहेंगे? बी ज़्यादा पैसे दे रहा है, यानी बी को उस वस्तु की उपयोगिता क्या है? दुगनी है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या कहता है कि उपयोगिता की गणना की जा सकती है। कुल उपयोगिता को उदाहरण सहित समझाइए। कुल उपयोगिता जो होती है, जब कोई उपभोक्ता वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता, मतलब एक से अधिक इकाई का उपयोग करेगा तो सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे आपने एक रोटी खाई तो आपको 40 उपयोगिता मिली, दूसरी से 30, तीसरी से 20, चौथी से 10। अब आप 4 ही रोटी खाते हैं, तो अब 4 यदि आप रोटी खाते हैं और 5वीं रोटी खाएंगे तो आपको उपयोगिता मिलेगी 0। अब ये तो सीमांत उपयोगिता, हमें कुल उपयोगिता निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पहली रोटी से 40, दूसरी रोटी से 40 + 30 70, तीसरी रोटी से कुल उपयोगिता 70 + 20 90, चौथी रोटी की कुल उपयोगिता 90 + 10 100। 5वीं रोटी से आपको कोई उपयोगिता नहीं मिली क्योंकि आप पूर्ण तृप्ति बिंदु पर हैं। अब इससे आगे आपको उपभोग नहीं करना, फिर भी आप उपभोग करते हैं तो आपको उपयोगिता 0 मिलेगी। इसके बाद भी यदि आप उपभोग करते हैं तो उपयोगिता जो है अनुपयोगिता में परिवर्तित हो जाएगी, आपको -10 -20 उपयोगिता प्राप्त होगी। तालिका से स्पष्ट है कि 5वीं इकाई तक तो क्या होता है? कुल उपयोगिता बढ़ रही है। 5th यूनिट तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है और ये पूर्ण तृप्ति बिंदु है, और इसके बाद उपयोगिता क्या है? घट जाती है। तो कुल उपयोगिता क्या है? उपभोग की सभी इकाइयों से, किसी वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता को उदाहरण सहित समझाइए। आप किसी वस्तु की, देखिए सीमांत उपयोगिता क्या होती है
जैसे आपकी एक रोटी से आपको 40 उपयोगिता मिल रही थी, आपने एक और अतिरिक्त रोटी खाई तो आपको अतिरिक्त उपयोगिता कितनी मिली? 30। एक और अतिरिक्त रोटी खाई तो अतिरिक्त उपयोगिता कितनी मिली? 20। तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब आप 5 ही रोटी खाते हैं तो 5वीं रोटी से सीमांत उपयोगिता कितनी मिलेगी? 0। इसके बाद भी यदि आप उपभोग को जारी रखते हैं तो उपयोगिता घटने लगती है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, या अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अनादिमान वक्रों की विशेषताएं। अनादिमान वक्र की पहली विशेषता है कि इसका ढलान जो होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे उपभोक्ता 5 समोसा और 5 कचौड़ी का उपभोग कर रहे हैं, यदि वह समोसा ज़्यादा खाना चाहता है और कचौड़ी कम, तो यदि समोसा ज़्यादा खाएगा तो कचौड़ी तो अपने आप कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उसकी आय जो है वो निश्चित है। तो यदि समोसा ज़्यादा खाना चाहता है तो कचौड़ी कम करना पड़ेगी, ये कचौड़ी ज़्यादा खाना चाहता है तो समोसा कम करना पड़ेगा। यानी उदासीनता वक्र या अनादिमान वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, क्योंकि यदि एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु के उपभोग को कम करना होता है। ऊंचा अनादिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है। जैसे अनादिमान वक्र है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो ऊपर का अनादिमान वक्र से अधिक संतुष्टि मिलेगी, नीचे से कम। क्यों? क्योंकि ऊंचे अनादिमान वक्र का मतलब है कि उपभोक्ता के बजट यानी आय में वृद्धि हो गई। जब आपकी आय ज़्यादा होगी तो संतुष्टि भी ज़्यादा होगी। दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को छूते नहीं हैं और ना ही काटते हैं। ये देखिए अनादिमान वक्र है, तो ये अनादिमान वक्र अलग संतुष्टि को बताएगा, ये अलग संतुष्टि को बताएगा। तो यदि ये दोनों यदि एक दूसरे को काट दें तो यहाँ दोनों की संतुष्टि क्या हो जाएगी? बराबर। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दो अनादिमान वक्र का संतुष्टि स्तर अलग होता है, इसलिए वे ना तो एक दूसरे को छूते हैं और ना ही काटते हैं। मांग के नियम की रेखा चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो मांग का नियम क्या बताता है कि मान लीजिए कि टमाटर की कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे जैसे टमाटर की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे आप क्या करेंगे? कम कीमत पर आप ज़्यादा टमाटर खरीदेंगे और ज़्यादा कीमत पर आप कम टमाटर खरीदेंगे। यानी टमाटर की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टमाटर की मांग क्या होगी? कम होगी। यानी मांग का नियम हमें क्या बताता है कि वस्तु की मांग और मूल्य दोनों में विपरीत संबंध होता है। वस्तु के मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। यदि मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग कम हो जाती है, मूल्य में कमी होती है तो मांग बढ़ जाती है। रेखा चित्र बहुत सरल है, या तो आप ये लाइन खींच सकते हैं या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं मांग के नियम। इस सारणी से स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है वैसे वैसे मांग में कमी होती है। इसलिए मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाला होता है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि मांग का नियम कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताता है। स्थानापन्न वस्तुएं क्या हैं? उदाहरण सहित समझाइए। स्थानापन्न नाम से ही समझ में आ रहा है एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग। जैसे चाय और कॉफ़ी। यदि आपको चाय की कीमत, मान लीजिए ये चाय है ये कॉफ़ी है, चाय की कीमत बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? चाय के स्थान पर कॉफ़ी पिएंगे, यानी कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है और इनकी कीमत और मांग में धनात्मक संबंध होता है। एक की कीमत बढ़ी तो दूसरे की मांग बढ़ी, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यानी धनात्मक संबंध होता है। चाय और कॉफ़ी के अलावा चीनी और गुड़,
पेप्सी और कोको कोला ये भी स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है। पूरक वस्तु को उदाहरण सहित समझाइए। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका साथ साथ प्रयोग होता है, जैसे डबल रोटी और मक्खन, कार और पेट्रोल, पेन और स्याही, इनका हम साथ साथ प्रयोग करते हैं। इनमें से किसी एक की कीमत में वृद्धि हो जाए, जैसे मान लीजिए पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ जाए तो क्या होगा, कार की मांग घट जाएगी, क्योंकि महंगे पेट्रोल के कारण लोग कम कार खरीदेंगे, तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाएगी। यानी इनमें कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। गिफिन का विरोधाभास क्या है? मांग का नियम हमें क्या बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। यानी यदि वस्तु की कीमत घट जाए तो उसकी मांग जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर यदि कीमत उनकी घट जाती है तो उनकी मांग भी घट जाती है। तो ये मांग का नियम का उल्टा हुआ। क्यों घट जाती है? जैसे कि मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है और वह गेहूँ और मक्का दो चीज़ों का उपयोग करता है। गेहूँ श्रेष्ठ वस्तु है और मक्का जो है वो घटिया वस्तु है या गिफिन वस्तु है। अब यदि मान लीजिए आधी गेहूँ और आधा मक्का वो खरीदता है, मक्का की कीमत कम हो जाए तो वो क्या करेगा कि जितने पैसे मक्के से बचेंगे उनका भी गेहूँ खरीदेगा। यानी मक्के की कीमत तो कम हुई लेकिन उसकी मांग भी क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर ना बन करके करने का, नीचे से ऊपर की ओर। तो गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं जिन पर कि मांग का नियम लागू नहीं होता। इनकी कीमत कम होने पर इनकी मांग और भी कम हो जाती है, क्योंकि बची हुई आय से व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु खरीदने लगता है। जब सीमांत उपयोगिता घटती है तब कुल उपयोगिता किस दर से बढ़ती है? तो रेखाचित्र, जब सीमांत उपयोगिता घटती है तब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। रेखा चित्र में देखिए आप, ये कुल उपयोगिता है, ये सीमांत उपयोगिता है, ये कुल उपयोगिता है। जब कुल उपयोगिता ए बिंदु तक धीरे धीरे बढ़ रही है, एकदम ऐसे खड़े नहीं बढ़ रही, तो ये किस बढ़ तो रही लेकिन किस दर से बढ़ रही है, घटती हुई दर से। तब सीमांत उपयोगिता क्या है, घट रही है। जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता घटती है। यही आपको याद करना है कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है तब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियाँ। मांग की लोच की पहली श्रेणी है पूर्णतः लोचदार मांग। यदि चित्र भी आए बनाने तो बहुत सरल है। पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है, यहाँ आप कीमत लिख लेंगे और यहाँ पर मांग लिखेंगे। ठीक है। पूर्णतः लोचदार मांग में ये कीमत तो क्या है, एक ही है, लेकिन मांग जो है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी। तो कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्णतः लोचदार मांग। आप इसका चित्र केवल इतना भी बना सकते हैं। पूर्णतः अधिक लोचदार मांग, तो अधिक क्या है, मांग अधिक है, तो अधिक लोचदार मांग का चित्र कैसे बनेगा, ये कीमत है और ये क्या है, मांग है। अब कीमत, मांग जो है, कीमत तो केवल इतनी सी बढ़ी और मांग जो है वो इतनी सारी घट गई। कीमत में केवल इतनी सी बढ़ी और मांग इतनी सारी घट गई, यानी मांग क्या है, अधिक लोचदार। तो जब कीमत की तुलना में मांग अधिक बढ़ती है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक लोचदार मांग कहते हैं। अब लोचदार मांग, जब कीमत और मांग में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। ये देखिए, कीमत जितनी बड़ी मांग भी
उतनी ही घटी। ये दोनों डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो उसे हम क्या कहेंगे, लोचदार मांग, जब कीमत और मांग में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। बेलोचदार मांग, बेलोचदार का मतलब होता है कम लोचदार मांग, यानी ये है आपकी कीमत और ये है मांग। तो कीमत तो इतनी बढ़ गई, लेकिन मांग जो है वो केवल इतनी सी ही घटी। कीमत में परिवर्तन ज़्यादा हुआ और मांग में परिवर्तन कम हुआ। तो जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने पर मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। फिर पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी मांग में कोई लोच है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, खड़ा, कि कीमत आपकी इतनी है, बढ़ जाए घट जाए, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मांग केवल इतनी है, कीमत में कई परिवर्तन। तो कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसे हम कंपैरेटिव देखें तो याद हो जाएगा। देखिए, पूर्णतः बेलोचदार मांग कैसे बनेगी, ये खड़ी, मतलब कीमत में कोई अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन ना हो। पूर्णतः लोचदार कैसे बनेगी, ये सीधे, कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है, मांग बढ़ रही है घट रही है, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्णतः लोचदार। अब लोचदार क्या होगी, जिसमें कीमत और मांग में बराबर अनुपात में परिवर्तन हो, तो वो क्या हो जाएगी, लोचदार। पूर्णतः अधिक लोचदार किसे कहेंगे, जब कीमत की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक लोचदार। ये कीमत में कम और मांग में अधिक। कम लोचदार या बेलोचदार किसे कहेंगे, जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में कम परिवर्तन हो। कीमत में तो इतना सारा परिवर्तन हुआ है, मांग में कम परिवर्तन हुआ है।